देखिए कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस वीडियो में बचे हुए जो 4 प्रश्न हैं इस विविध प्रश्नावली के उनका हल बताया जाएगा। यानी जिस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें जो आपकी सबसे अंतिम एक्सरसाइज है उसी के 4 प्रश्नों का हल इस वीडियो में बताया जाएगा और वही 4 आपके केवल बचे भी हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज से जो आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है तो इसको आप लोग अपनी तरफ से इसको अच्छी तरह से मेंटेन रखें। अब इसके बाद कोई बचा हुआ नया टॉपिक शुरू होगा कल से, तो अब हमें तब तक अपना इसका वर्क पूरा कंप्लीट रखना है। तो चलिए हम आज आपको प्रश्न नंबर 17 बता रहे हैं जो इसका है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको पढ़ाया है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से यानी विधिवत तैयार किया है। और आप लोगों से एक हमारा पुनः यही फिर से निवेदन है कि जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या इसका बेल आइकॉन न दबाया हो वो लोग ये काम जरूर कर दें, और जिससे कि अन्य शेयर भी कर दें, जिससे कि अन्य लोगों को भी जानकारियां मिलेंगी और आपके भी पास बराबर नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलते हैं, खैर इन बातों के बाद हम आपको पुनः अपने सब्जेक्ट की ओर ले चलते हैं जहां पर हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतिम क्वेश्चन। चलिए देखिए यह भी पार्ट पूरा हो गया और इसमें हमने इसी प्रकार से सब कुछ पढ़ा कि आई क्या है, ए प्लस आई बी फार्म क्या है, ध्रुवीय फार्म क्या है, इससे हमें मापांक कैसे ज्ञात करना है, कोणांक कैसे ज्ञात करना है, आई का मान कितना होता है √-1, आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान -आई की पावर 4 का मान 1। तो हमने जो इन सब बातों को पढ़ा उसी से संबंधित प्रश्नों को हल किया। तो आज हमारी ये अंतिम क्लास है इसकी। तो देखिए बच्चों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई है, और आई है तो फिर आप उन्हें कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा कि कैसा रहा आपका ये प्रोसेस। उससे हमें भी थोड़ा ये पता चलता है कि नहीं आप लोग किस प्रकार से इसका रिस्पांस दे रहे हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 17 है यानी 17 नंबर है उसमें इस प्रकार से देखते हैं कि यदि अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हों और एक कंडीशन है कि माड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 हो तो इसका मान बताओ। तो देखिए हमें इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पहले पढ़ना होगा। ध्यान दीजिए, एक ये नियम होता है कि माड ऑफ जेड का यदि कहीं होल स्क्वायर निकलवाना है तो ये होता है जेड बार, जेड इंटू जेड बार। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो हम आपको इसे प्रूव करके दिखाते हैं कि आखिरकार ये कैसे होता है। जहां पर जेड क्या है, जहां जेड एक सम्मिश्र संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? जहां पर जेड एक। अब हम इस जगह प्रश्न से इसका कोई लेना देना नहीं है, हम पहले आपको एक फार्मूला बता रहे हैं कि इसी के आधार पर हम अपने इसकी वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो देखिए जरा, हम मान ले यदि कि माना z बराबर x प्लस आई वाई, तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई, यानी आई के चिन्ह बदल जाते हैं यदि हम उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। और मॉड ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट वास्तविक राशि का वर्ग प्लस काल्पनिक राशि के गुणांक का यानी आई के गुणांक का वर्ग। ये हो गया हमारे लिए मापांक। तो देखते हैं कि हमें इसमें रखने पर ये कंडीशन फॉलो होती है कि नहीं। तो नई लाइन से इसलिए क्या LHS में अगर ध्यान दें तो मॉड जेड का स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब हम RHS पर ध्यान देते हैं। RHS क्या है, जेड जेड डैश जेड जेड बार।
तो z की वैल्यू हमने क्या मानी है, x प्लस आई वाई, और z बार क्या हो जाता है चिन्ह बदलने से x माइनस आई वाई। अगर हम इसका इससे गुणा करा दें तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी से तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का भी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस आई का जब वर्ग होगा तो क्या होगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे एलएचएस का मान था वही हमारे आरएचएस का मान है, यानी ये जो हमने आपको लिख के दिखाया है इसे हमने आपको प्रूव भी कर दिया कि नहीं ये वास्तव में ऐसा होता है। कब, जब कोई एक सम्मिश्र संख्या ले ली जाए, और यहाँ तो ये दोनों क्या है अल्फा और बीटा भिन्न भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं और उसी के लिए हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने इसको देखा और हमने इसका हल भी देखा कि यदि हम इसको सम्मिश्र संख्या मान लें और इसको हल करें तो हमें ये पता चलता है कि जो मान LHS का है वही मान RHS का है। यानी ये बात, यानी ये नियम अर्थात ये फार्मूला पूरी तरह से सही है। तो अगर ऐसा होता है तो पहले हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, चूंकि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तो नई लाइन से इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर, जब हम इसमें बार का चिन्ह नहीं लगाएंगे यानी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब हम इसमें गुणा कितने का कराएं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा और इसके पूरे के ऊपर ये बार। क्यों हमने ये ऐसा पढ़ा है। अब हम आपको एक जानकारी और भी दे दें इस प्रश्न में कि अगर कहीं जेड बार की फिर होल पावर बार लगाओ तो बराबर क्या हो जाता है जेड। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हम कहते हैं मान लो कि माना जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, माना जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो इसलिए जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई। अगर जेड बार का भी बार लगा देंगे तो फिर से एक्स माइनस फिर चिन्ह बदलेगा और एक्स प्लस आई वाई जो बोलो होगा जेड के बराबर। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर कहीं किसी में दो बार यानी डबल टाइम बार का यूज होता है तो हमें पुनः अपनी प्राप्त संख्या वही मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो चलते हैं हम अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि ये तो खैर क्या है बीटा माइनस अल्फा। अब हम नीचे वाले को ऊपर वाले को ऐसे बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा ऐसे छोड़ देंगे गुणा। जब इसमें बार का चिन्ह लगेगा तो ये क्या हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार नीचे 1 माइनस। अब जब अल्फा में बार ऑलरेडी लगा फिर से बार लगेगा तो अभी अभी हमने बताया कि अगर डबल टाइम हो जाएगा तो वही संख्या यानी हमें मिल जाएगा सिर्फ अल्फा और बीटा बार ऐसे मिला। तो अब हम अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करा देते हैं। तो बीटा का जब पूरे में कराएंगे तो क्या आएगा बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार ऐसे हमको मिला। और नीचे क्या मिलने वाला है, नीचे तो आप देख रहे हो, ये ना समझना कि ये सेम है, इसमें अल्फा में बार है और उसमें बीटा में है। तो पहले 1 का करा लीजिए तो 1 माइनस अल्फा बीटा बार। अब इसका कराओगे तो माइनस अल्फा बार बीटा और इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। हमें ऐसा मिल गया। समझिए लगभग प्रश्न हल ही होने वाला है। ये जब आप जानते थे कि जेड जेड बार था तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो ये बीटा बीटा बार है अगर तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा का
होल स्क्वायर माइनस, अब आप इसमें देखिए, अगर हम ये कहें कि ये है बीटा एल्फा बार और वो है एल्फा बीटा बार, कोई बात नहीं, अलग अलग रख दीजिए, बीटा एल्फा बार माइनस एल्फा बीटा बार, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मॉड ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर, किसके अनुसार, इसके अनुसार। नीचे आइए, नीचे भी हम देखते हैं, ये 1 तो अपनी जगह पर है, माइनस एल्फा बीटा बार माइनस एल्फा बार बीटा, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है मॉड ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। क्यों, एल्फा एल्फा बार एल्फा स्क्वायर इसके अनुसार, बीटा बीटा बार मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर वो भी इसके अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो हर समय अपने हमें हर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो अब आप वापस आए अपने प्रश्न में, इसकी वैल्यू आपको क्या पता है, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1, तो अब आप वहां भी 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस बीटा एल्फा बार माइनस एल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर। नीचे आते हैं, यहां पर भी हमें वही मिलेगा, 1 माइनस बीटा एल्फा बार माइनस एल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिर से 1 के गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब तो हम देखते हैं जो ऊपर लिखा है वही नीचे, हमने इसको यहाँ पहले रख दिया और इसको यहाँ बाद में, तो जो ऊपर है वही नीचे है, तो कट होकर के क्या मिलेगा, 1। तो इससे क्या निष्कर्ष आता है, इससे ये निष्कर्ष आता है कि अतः मॉड ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा का अगर होल स्क्वायर 1 हो सकता है, तो अगर हम वर्गमूल ले तो मॉड ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा बार बीटा की भी वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो इस प्रकार से हमने अपने प्रश्न को हल किया और हमें अपना हल जो प्राप्त हुआ उसकी वैल्यू क्या थी, 1। तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें इस प्रश्न को हल करने में। सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रहे तो फिर हमें प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात, यहाँ पर भी बार का चिन्ह हटाते समय जब पूरे से हटाना तो सब में बार लगा देना, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। लेकिन जहां देखिए लगा था वहां का हट गया और जहां जहां नहीं लगे थे वहां वहां पर लग गया। यह भी ध्यान रखना, क्यों हट गया जहां लगा था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 बार लगाने से हट जाता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, तो आप चेक कर लीजिए, ऐसा होता है क्योंकि बार के चिन्ह लगा देने से आई का चिन्ह बदलता है। तो आई का चिन्ह जब 2 बार बदलेगा तो हमें अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने अपने प्रश्न नंबर कौन से 17 नंबर को हल किया। अब हम अपने प्रश्न नंबर 18, 19, 20 इन सब के बारे में भी हल करेंगे। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने इस प्रश्न को पूरी तन्मयता के साथ देखा होगा, और यदि देखा है तो अब आपको इसे हल भी करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर अब 18 आ रहा है वो इस प्रकार से है कि समीकरण 1 माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस आई की होल पावर एक्स की यानी के बराबर लिखा है 2 की पावर एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। कहता है कि शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्याएं यानी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसको सरल करना है और बाद में फिर शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हल करने के लिए हमारे सामने तो ये मॉड ऑफ, पहले ये 1 माइनस आई है तो पहले इसी को हल कर लेते हैं। चूंकि मॉड ऑफ 1 माइनस आई का मतलब क्या है, इसका तो मतलब है कि ये जो a प्लस आई भी रूप में लिखा है इसका मापांक ज्ञात करो। तो बराबर अंडर रूट वास्तविक राशि की गुणांक का वर्ग प्लस काल्पनिक राशि के गुणांक का वर्ग। काल्पनिक राशि का गुणांक क्या होगा, आई का -1
तो चलिए दोनों को जब हम हल करते हैं तो 1 + 1 यानी √2 मिल जाता है। तो हमें क्या मिला, या 2 की पावर 1/2। तो नई लाइन से इसका हल हमको मिला 2 की पावर 1/2 और उसके भी होल पावर है x और बराबर 2 की पावर x। तो हमें क्या मिला, 2 की पावर, अगर इसमें गुणा करा दें तो x/2 बराबर 2 की पावर x, या ये कहें तुलना करने पर x/2 बराबर x। यानी यहाँ से तो अगर हमें कोई मान ही प्राप्त नहीं होगा क्योंकि x से x तो कट जाएगा और हमें यहाँ से कोई भी मान x का प्राप्त नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 0 आ रहा है, अर्थात 0 के अतिरिक्त यहाँ पर इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे पूछता था पूर्णांक मूलों की संख्या, तो यहाँ पर बस 0 हमें मिल रहा है और उसके अलावा हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये प्रश्न तो बहुत आसान था। सबसे पहले इसी को mod ऑफ -1 - i को अपना सरल कराइए, यहाँ रख दीजिए। जब आधार समान होते हैं तो घातों की हो गई तुलना, और तुलना हो गई तो x की वैल्यू, हमें x सब कट ही जाते हैं तो उसमें x का कोई मान ही प्राप्त नहीं हो रहा। शून्य की शून्य तो मिल ही जाएगा जब कुछ नहीं होगा तो। चलिए अच्छा, अब हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से दिया है कि a प्लस, यानी यदि a + ib इंटू c + id इंटू e + ig, ऐसे रख देते हैं, EF, ऐसा E + IF इंटू G + IH, ऐसा हमको दिया गया है। यानी A + IB, C + ID, E + IF, G + IH, ये सब हमें दे दिए जाए और इसके बराबर बोल दे A + IB। A + IB तो मालूम है क्या कहता है, कहता है तो दर्शाइए यानी दिखाइए कि A² + B² C² + D² E² + F² G² + H² बराबर A² + B², ऐसा हमें प्रूव करना है। और दिया हमें क्या है, दिया है हमें ये और लाना है हमें ये, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिए, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1 और एक काम करो, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में i के स्थान पर -i रखवा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही रखोगे तो a - ib इंटू c - id इंटू e - if इंटू g -ih बराबर a - ib, और इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। हमें ये मिल गया कि जो पहला था हमने उसी के अनुसार क्या किया, दूसरा समीकरण भी तैयार कर लिया। यानी दोनों पक्षों में हमने क्या किया, i के स्थान पर क्या रख दिया, -i। अब हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण नंबर 1 तथा 2 का आपस में क्या करा देना है, गुणा। जैसे ही हम गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 का आपस में गुणा, जैसे ही हम गुणा कराएंगे आपस में तो क्या मिलने वाला है, इसका इससे करा दोगे तो a² - i² b², इसका c² - i² d², इसका e² - i² f², इससे g² - i² h² बराबर a² - i² b² मिलने वाला है। कैसे, जब गुणा कराएंगे तो इसका इससे सब अल्टरनेट गुणा हो जाएगा। और हम जानते क्या है, चूंकि i² हमें क्या पता होता है, -1, तो बस अब सब जगह वैल्यू रख दो i² की, तो a² + b² c² + d² e² f² g² h² बराबर a² + b²। अब हमें यही प्रूव करना था, यही हमको लाना था। यानी बहुत आसान है, केवल प्रश्न को देख के मत घबराओ, उसको हल करो, हल करना बेहद आसान है। चलिए खैर, अब हम आज अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसका नंबर है 20।
20 नंबर। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा होगा आप लोगों को भी कि हम लोग अब बिल्कुल अपनी एक्सरसाइज के आखिर में पहुंच गए, यानी बिल्कुल समाप्त होने वाली है। इसका भी एक्साइटमेंट अलग होता है, इससे प्रारंभ होना होता है, और आज इसका समापन है, तो उसका भी एक अलग हमें अपने दिमाग में फील होता है। तो इस फील गुड का आप लोग भी आनंद लें। चलिए, खैर देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो इस प्रकार से है, 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की होल पावर m इज इक्वल टू 1। कहता है तो m का न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं, बस इसी को थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई का परिमेयकरण करा दीजिए। तो 1 प्लस आई अपान 1 प्लस आई, दो बार ऐसे ऊपर नीचे, और पावर में m, और इसको लिख दीजिए आई की होल पावर 4, क्योंकि 1 की वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये तो बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस आई स्क्वायर की होल पावर m बराबर आई की पावर 4। हम कहते हैं इसको आप तोड़ देते तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और नीचे क्या आने वाला है 1 माइनस माइनस प्लस 1 की होल पावर m बराबर आई की पावर 4। अब आप ध्यान दीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा 2i अपान 1 प्लस 1 2 की होल पावर m बराबर आई की पावर 4। अब आप समझते हो कि ये इससे कट जाएगा, यानी i की पावर m इक्वल टू आई की पावर 4, यानी m इक्वल टू 4। हमें पता चल गया जब आधार समान है तो घातों की तुलना, यानी m का मान 4 से कम नहीं हो सकता। कहोगे सर क्या ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। कैसे? अगर i की पावर 4 का मान 1 है तो i की पावर 8 का भी मान 1 होगा, यानी जितने भी 4 के उच्च गुणज होंगे ऊपर वाले, हम कहते 4 का गुणज अगर है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो सब m के मान हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न ने एक अच्छी बात लगा दी, क्या पूछता है? न्यूनतम पूर्णांक। तो भैया न्यूनतम पूर्णांक 4 ही होगा, इससे कम नहीं होगा। 4 से आगे हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन इससे पहले यानी 4 से कम नहीं होगा। तो हमारे लिए m का न्यूनतम मान क्या होगा? 4। चलिए, तो अब हम आपको इन सभी प्रश्नों को जो हमने अभी अभी आप लोगों को हल बताया, उन्हें आप लोग अच्छी तरह से अपनी कॉपी में मेंटेन करें और इसका अभ्यास करें। फिर हम आपको इसके बाद आप लोग बताइएगा किस टॉपिक को शुरू करना है, हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, उसी के अनुसार फिर हम आपको नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।